अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग फाइनली बहुत टाइम बाद एक वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं काउंटडाउन मैथ्स क्लास 6 की। तो ये हमारा पास यूनिट नंबर 6 है रेशो एंड प्रोपोर्शन का। तो आज हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6A कंप्लीट करेंगे। तो चूँकि हमारे पास ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो हम इसको पढ़ने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन के दरमियान। तो आपकी क्लास के लिए न्यू टॉपिक रहेगा, तो इंशाल्लाह आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले जब हम एक्सरसाइज पे जाने से पहले, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है पहला क्वेश्चन ही रेशो के बारे में, तो रेशो कुछ थोड़ा सा हम डिटेल में बता देते हैं कि रेशो क्या होता है। आपकी बुक के लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल डेफिनेशन है, तो मैं बच्चों को जो सिखाता हूँ वो इस रेशो से सिखाता हूँ कि आगे जाके यही अपने मेन डेफिनेशन यही है। तो हमारे पास रेशो क्या है कि दो क्वांटिटीज़ ले लो या दो नंबर ले लो, उनके दरमियान का कंपैरिजन, यानी कि उनके दरमियान फ़र्क मालूम करना। इट इज़ अ तो रेशो क्या है? इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ हैविंग सेम काइंड यूनिट। अच्छा, सेम काइंड और सेम यूनिट का होना क्यों ज़रूरी है आगे जाके पता चलेगा आपको। क्योंकि अगर मैं मान लो दो आपके स्टूडेंट्स के दरमियान ही कंपैरिजन कराना चाहता हूँ उनके हाइट के दरमियान, तो मान लो एक स्टूडेंट ए है, उसकी हाइट है 5 मीटर, एक स्टूडेंट बी है, उसकी हाइट है 2 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो मैंने क्या मेजर किया कि यूनिट दोनों की क्या है, 5 मीटर 2 मीटर। अगर मान लो मैं एक को फुट में और एक को इंचज़ में या एक को हम मीटर में मेजर करते, तो वो क्वांटिटी क्या फेयर होगी? तो आपका जवाब होगा नो, वो क्वांटिटी फेयर नहीं होगी, क्योंकि उनका सेम यूनिट या सेम काइंड नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी दो क्वांटिटीज़ या दो नंबर्स के दरमियान हम फ़र्क मालूम करें या हम कंपेयर करें तो उनका सेम काइंड का होना ज़रूरी है। ये नहीं कि हम एक जगह एक स्टूडेंट के मार्क्स को कंपेयर कर रहे दूसरे स्टूडेंट की हाइट से या दूसरे स्टूडेंट की दीगर मुख्तलिफ हमारे पास क्वांटिटीज़ से। ठीक है, तो सेम काइंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ रिटन एज A:B। ठीक है, A:B या A:B पढ़ते हैं इसको, और इसको हम फ्रैक्शन के तौर पे भी लिखा जाता है, क्योंकि आगे जाके हम जब इसको डिफरेंट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो हम इसको फ्रैक्शन के तौर पर यूज़ करेंगे। और इसको हम पढ़ते कैसे? रीड एज A:B। तो हम A:B जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते ऐसे हैं कि A:B। तो अगर हम 6A की बात करें तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेशो ऑफ, और कुछ पार्ट्स दिए हुए जैसे 13, 39 और इसके साथ ही आगे जाके मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए हुए। तो मैंने शॉर्टकट सॉल्व किया। पहला वाला आपके लिए डिटेल में है कि आपने पार्ट 1 मान लो ले लिया 13 एंड 39। तो आप क्या मालूम करना चाह रहे हैं? ऊपर लिखा है क्वेश्चन में फाइंड द रेशो ऑफ। तो द रेशो ऑफ 13:2 या 13:39 ले ले, और इसको इस तरह रेशो की फॉर्म में लिख दिया। 13 ये ए है और 39 क्या है? बी है। और जब भी मैंने कहा कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन है चूँकि हम तो इस तरह इसको फ्रैक्शन के तौर पर भी लिख सकते हैं, A:B को A/B की फॉर्म में लिख सकते। तो हमारे पास 13:39 दिया, इसको हम फ्रैक्शन के तौर पर लिखे तो 13 ऊपर 39 नीचे आ जाएगा। और हम चूँकि ये एक प्राइम नंबर है 13, और तो ये किसी और टेबल में आता नहीं है, तो हम 13 का टेबल से इसको कैंसिल कर लेंगे। 13 का टेबल से दोनों को डिवाइड किया, 13 1 13, 13 3 39 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम रेशो को एक क्वेश्चन के तौर पर लिखते हैं या इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, हम इसको मेजर करते हैं या देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। तो हमें यहाँ तक सिंप्लीफाई करना जब तक ये आपस में कैंसिल ना हो, ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकते। तो लिहाजा 1:3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाट 13 एंड 39 की सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से हम रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो आगे जाके आपको कुछ क्वांटिटीज़ भी नज़र आएंगी। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, इस तरह पार्ट्स लिए हुए जैसे 42 एंड 63, इस तरह ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली आप। तो पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं 42 एंड 63 दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी इसको 6 के टेबल से या मज़ीद किसी भी टेबल से काट सकते हैं, 9 के टेबल से काट सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो शॉर्ट जैसे कि 2 से स्टार्ट करें, फिर 2 से नहीं होता तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, फिर दोनों 6 के टेबल में आते हैं, इस तरह भी काट सकते हैं आप। इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा टेबल लेके इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। लेकिन कहाँ तक सिंप्लीफाई करना? जब तक ये किसी एक नंबर से डिवाइड ना हो पाए। यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट किए हुए, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने
पार्ट नंबर 2 जैसे कि 42, और जो कि मैंने कहा मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली किया हुआ है, तो आप इसको पहले ही लिखोगे 42 एंड 63 एंड द रेशो ऑफ 42 एंड 63, तो यहाँ पर लिख लोगे हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में 42 ऊपर आ जाएगा और 63 नीचे आ जाएगा। तो ये ए क्वांटिटी ऊपर रहती है, बी क्वांटिटी नीचे रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली आई थिंक हमारे पास 7 का टेबल से हमने इसको कैंसिल किया, सॉरी 3 का टेबल से हमने कैंसिल किया है। 3 1 3 और 1 कैरी आ जाएगी, तो 3 4 12, ठीक है। 3 2 6 और 3 1 3। फिर अगेन हमें 7 का टेबल मिलता है, 7 1 7 7 2 14 आ गया, फिर 7 3 21, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन जाएगी 2/3। फिर आप यहाँ पर 2/3 को इस तरह रेशो की फॉर्म में लिख लेना, 2:3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अगेन आगे देखेंगे हमें, तो आपका लिखने का प्रोसेस ये पहला वाला जैसे मैंने किया वैसे ही लिखने का प्रोसेस रहेगा। तो मैंने चूँकि डायरेक्टली इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे अपने मुताबिक सिंपलेस्ट नोट्स बनाने थे, तो मैं कोशिश करूँगा इसके बाद जो है मैं किसी बच्चे से लेके उससे आपको शेयर करूँगा किस तरह लिखने का तरीका है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप ये इस तरह नोट कर ले। तो 36 kg/80 kg, जो ये इसका क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ। तो क्वेश्चन का गिवन था, तो क्वेश्चन गिवन था ये हमने ले लिया है 5, ठीक है। बाकी जो है मज़ीद इसी तरह होंगे। और 6.4 को आप क्या करेंगे, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, एंड 8 तो मज़ीद उसी तरह ही रहेगा। तो 64/10 एंड 8 का आप कंपेरिजन कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको शो कराऊंगा। यहाँ पर एक मैंने लास्ट वाले किया, इसको बिल्कुल एज इट इज़ 4 की तरह ही सॉल्व होगा, आगे जाके आप देखेंगे। तो 64 एंड 80 kg का हम रेशो लेने वाले हैं यहाँ पर, राइट। तो हमारे पास 64 ऊपर रहा, 80 नीचे रहा। चूँकि मैंने कहा था कि सेम काइंड और सेम यूनिट क्यों होना चाहिए, यूनिट क्या है, केजी से केजी कैंसिल। तो फ्रैक्शन में हम केजी को जो यूनिट को है वो कंपेयर नहीं कराएंगे, उसको हम ऐसे ही कैंसिल कर लेंगे। तो 36 ऊपर और 80 नीचे। तो ये हमारे पास अगर 2 के टेबल से देखा जाए, 2 1 2 एक कैरी आया, तो 16 2 का टेबल कहाँ तक पड़े, 2 का टेबल 8 तक पड़े, तो 16 आ जाएगा। और 2 4 8 और 0 का ऐसे ही हम एज इट इज़ उतार लेंगे, यानी 2 का टेबल 40 तक पड़ा, तो हमारे पास क्या आता है 80। फिर अगेन 2 के टेबल से कैंसिल किया, तो 2 9 18 एंड 2 20 40। तो अगर आप देखें इसको 9 और 20 किसी और मज़ीद टेबल से नहीं कट रहा, तो ये हमारा लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इस रेशो की। तो आगे जाके हम देखेंगे मज़ीद पार्ट। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 6 है। तो ₹27 एंड हमारे पास 63 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काइंड्स का होना या यूनिट का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो यूनिट सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ रुपीज़ है तो यहाँ भी रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो 27 को हम फ्रैक्शन की तौर पर लिखेंगे। रेशो ले लिया, पहले रेशो के बाद हम क्या कर लेंगे 27 ऊपर, और जो सेकंड क्वांटिटी भी है उसको नीचे ले लो। फिर हमारे पास 3 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 3 9 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो हमने ब्रेक करके किया ना, तो 3 2 ज़ा 6 आता है, 3 1 ज़ा 3 आता है, तो हमारे पास 21 बनता है। फिर अगेन 3 के टेबल से कैंसिल किया, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 7 ज़ा 21, ठीक है, राइट। तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ये रहेगा। इसको मज़ीद जो पहला जिस तरह क्वेश्चन किया है उस तरह रेशो के फॉर्म में लिख लेंगे, इस तरह 3:7 एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। तो इस तरह आप लिखना ज़रूर, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैंने किया है, ठीक है, राइट। 60 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। तो ये वो चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यूनिट का सेम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या हमारे पास मीटर दिया हुआ था। तो एक आपको बताए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूँगा, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1 मीटर को सेंटी का मतलब होता है ना, सेंटी का मतलब होता है 100, ठीक है। तो आपको इससे भी याद रखना चाहिए कि सेंट मतलब 100 है, तो इसका मतलब वो सेंटीमीटर के साथ 100 आएगा, ठीक है। और के का मतलब होता है 1000, जिससे कि 1 किलोग्राम 1 ग्राम होता है, तो उसको चेंज करोगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको मान लो दे दिया जाए 1 को किलोग्राम और दूसरा ग्राम में दे दिया जाए, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ग्राम में चेंज करने के लिए। अच्छा, ये जो लास्ट वाला है ये भी हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास 0.5 मीटर एंड 75
सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। मान लो हमारे पास पहले 0.5 मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेके मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर तो हमारे पास 0.5 को अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो पॉइंट की जगह 1 और 1 डिजिट है तो 10 आ गया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया। ठीक है, तो 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, इस तरह ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले 10 से। ठीक है, यहाँ पर मैंने शो कर लिया, जो स्टेप मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किए थे वो यहाँ पर मैंने शो कर दिया कि ये 50 सेंटीमीटर कैसे बना। 0.5 कितने के बराबर होता है सेंटीमीटर में, 50 सेंटीमीटर, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 75। तो सिंपल आप 5 के टेबल से इसको कैंसिल कर ले, तो 5 के टेबल से आपने कैंसिल किया, एक मिनट ज़रा मैं ये रिमूव कर दूँ, तो हमारे पास 5 10 ज़ा 50 और 5 का टेबल 5 1 ज़ा 5, हमारे पास 2 की रही तो 5 5 ज़ा 25, तो 15 ज़ा 5 15 ज़ा कितना आ जाएगा 75। अगेन 5 के टेबल से कैंसिल कर लो तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। तो राइट हमारे पास 2/3 यानी 2:3 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, इट इज़ अवर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये नीचे एक आप लाइन लिख लेना कि हमारे पास ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आगे जाके हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एन एलॉय कंटेन्स 13.5 ग्राम ऑफ कॉपर एंड 4.5 ग्राम ऑफ जिंक, फाइंड द रेशियो ऑफ मास बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक इन द एलॉय। ठीक है, एलॉय आप एक तरह से कंपाउंड है, तो जिसमें हमारे पास 13.5 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है, और 4.5 ग्राम्स ऑफ जिंक शामिल होता है। ठीक है, अब हमें रेशियो फाइंड करना है, दोनों ग्राम्स ग्राम में, तो हमारे पास यूनिट की तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों की यूनिट सेम है, लेकिन हमें रेशियो किसका फाइंड करना है, मास ऑफ, क्योंकि ये मास होता है ग्राम की एक तरह से हमारे पास मेजरमेंट है, इसको मेजर करते हैं ग्राम में मास को। तो मास ऑफ कॉपर टू जिंक, यानी दोनों का कंपैरिजन करो, रेशियो फाइंड करो कॉपर टू जिंक। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर पर, कि हमारे पास ये है कि सॉल्व के बाद आप क्या करेंगे, जो गिवन है हमारे पास मास ऑफ कॉपर 13.5 ग्राम गिवन था और मास ऑफ जिंक 4.5 ग्राम। ठीक है, तो रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक, ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से आपको इसी तरह से लिखेंगे भी और इस तरह ही आप नोट करेंगे। तो पहले हमें रेशियो गिवन था कॉपर टू जिंक मालूम करना, अगर जिंक टू कॉपर दिया होता तो पहले आप 4.5 लिखते फिर 13.5, लेकिन हमें तो इस तरह गिवन है तो हम 13.5 का रेशियो ले लेंगे इस टू 4.5 जिंक का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रेशियो को देखें तो हम अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना तो हमने सीख लिया, आप चाहो तो उस तरीके से भी अपॉन की फॉर्म में लिख के निकाल सकते हो, लेकिन अब हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे कि रेशियो की फॉर्म में हम किस तरह इसको डिवाइड करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। 13.5 गिवन है, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 लगाएंगे, कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक ज़ीरो लगाया, 4.5 पॉइंट की जगह 1 और एक डिजिट है, एक ज़ीरो। तो इस तरीके से क्या हुई, ये पॉइंट ख़त्म हो गया 135 बन गया और ये पॉइंट ख़त्म हो गया 45 बन गया। अब देख रहे हो ये जो है हमारे पास नीचे डिवाइड में 10, तो इसको हमने कैसे ख़त्म करना है, दोनों तरफ 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 और 10 1 ज़ा 10। ठीक है, तो रेशो में हम क्या करते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, ताकि हमारे पास सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म निकल आए। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर बचा 135, एक बचा 45। तो हमने क्या किया, 5 का टेबल से ले लिया, या 5 का टेबल हमने क्या कहाँ तक पढ़ा, हमारे पास 3 का टेबल से किया है, 3 4 ज़ा 12 और एक के लिए 3 5 ज़ा। ठीक है, आप कोई भी टेबल ले सकते हो, पहले 3 ले ले फिर 5 ले ले। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5 और हमारे पास आ गया 3 का टेबल से, 5 से नहीं 3 का टेबल से किया, 3 1 ज़ा 3 और एक कैरी और 3 5 ज़ा 45। ठीक है, 15 आ गया और 3 5 ज़ा 15। यहाँ पर हमारे पास अगेन अगर हम यूज़ करें 5 का टेबल, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली करना चाहें 5 का टेबल से भी कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा टेबल यूज़ करते हैं। तो अगर आप स्टेप्स वाइज ज़्यादा अच्छे तरीके से सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो छोटा टेबल यूज़ करें और प्राइम नंबर यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3:1 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। बस अब हर बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार सीख लिया, अब आप यहाँ पर इसको रेशो फाइंड करके छोड़ दें। लिखना चाहे तो इट इज़ अप टू यू, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लिखो या ना लिखो। तो हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो नेक्स्ट है हमारे पास वहीदा परचेज 8 टेक्स्ट बुक ईच कॉस्टिंग 12 एंड 4 स्टोरी बुक्स ईच कॉस्टिंग 9। तो वहीदा ने परचेज़ किया, ख़रीदी है 8 टेक्स्ट बुक जिसकी एक की कीमत, ईच मतलब एक को कहते हैं 12 रुपये एक की कीमत है टेक्स्ट बुक की, और 4 स्टोरी बुक खरीदी जिसमें एक की कीमत है 9 रुपीज़। फाइंड द रेशो ऑफ द अमाउंट शी स्पेंड ऑन 2 टाइप्स ऑफ बुक्स। ठीक है, तो उसे रेशो फाइंड करना है कि उसने दोनों टाइप्स की जो बुक खरीदी, पहले बात की थी टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक टू स्टोरी बुक की हमारे रेशो फाइंड करनी है, लेकिन सबकी ही जितने भी इसने अमाउंट स्पेंड की है टेक्स्ट बुक में अलग से और स्टोरी बुक में, उसका रेशो फाइंड करना है। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें हम एक और चीज़ भी सीखेंगे, यूनिटरी मेथड, कि अगर आपको एक की कीमत गिवन हो और आपको ज़्यादा की कैसे फाइंड करते हैं, या ज़्यादा की गिवन हो एक की कैसे फाइंड करते हैं। तो प्राइस ऑफ 1 टेक्स्ट बुक क्या है? 12। तो अगर हम 8 टेक्स्ट बुक गिवन है तो हम कैसे हम फाइंड करेंगे टेक्स्ट बुक की टोटल कीमत? तो 8 को आप मल्टीप्लाई कर लो क्या 12 से, तो 12 8 से हमारे पास 96 रुपीज़ आ जाएगा। यानी कि वहीदा ने 8 टेक्स्ट बुक्स 96 रुपीज़ में ख़रीदी थी। तो प्राइस ऑफ 1 स्टोरी बुक उन्होंने बताई हुई थी कि 9 रुपये है, और वहीदा ने 4 स्टोरी बुक्स ख़रीदी थी, तो 4 9 से हमारे पास आ जाएगा 36 रुपीज़। अब रेशो फाइंड करना है किसका? तमाम की तमाम टेक्स्ट बुक टू स्टोरी बुक की रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, तो 96 रुपीज़ आ गया था टोटल टेक्स्ट बुक्स के, और टोटल जो है हमारे पास स्टोरी बुक की कीमत थी 36 रुपीज़, राइट। तो 96 इज़ टू 36 लिख लिया। आप चाहो तो सिंप्लीफाई करो 2 का टेबल से, तो 2 का टेबल 2 4 8 एक कैरी 2 8 16 एंड 2 1 2 एक कैरी 2 8 16। ठीक है, तो अगेन 2 का टेबल से काटा तो 24 और 9 आ गया। फिर अगर 2 का टेबल से नहीं काटा 3 पे जाएंगे, 3 8 24 एंड 3 3 9, राइट। तो लास्ट हमारे पास जो सिंप्लीफाई और सिंपलेस्ट रेशो आएगा वो आएगा 8:3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बिलाल हैज़ मंथली इनकम 72,000 एंड एक्सपेंडिचर्स मतलब होता है कि जो उसका एक्सपेंस निकला, जो खर्चा हुआ वो हुआ 63,000 पर मंथ। ठीक है, एक महीने का। फॉर द रेशो ऑफ हिज सेविंग टू हिज इनकम। अब देखो जो हमारे पास बुक है वो आंसर मांग रही है या रेशो मांग रही है सेविंग टू इनकम का, जबकि हमें गिवन है इनकम टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अगर आप सेविंग की बात करें तो सेविंग हमें कैसे निकाला जाता है? जब भी हम इनकम से, अपनी इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर लें, यानी खर्चे माइनस कर ले किससे? अपनी तनख्वाह में से, तो हमें सेविंग मिल जाती है कि हमने कितना सेव किया उस पूरे मंथ में। तो हमें फाइंड करना है सेविंग टू एक्सपेंडिचर का रेशो। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सॉल्व के बाद हमें गिवन दैट क्या है? मंथली इनकम दी हुई है हमें 72,000 एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 63,000। ठीक है, रुपीज़, तो दोनों रुपीज़ में है। सेविंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली इनकम में से, मंथली इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर लेंगे। ठीक है, अगर अभी आप फार्मूले के तौर पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो मंथली इनकम माइनस मंथली एक्सपेंडिचर। तो 72 में से 63,000 माइनस किया तो 900 रुपीज़ बच जाएगा। और हमें रेशो भी फाइंड करना है सेविंग टू इनकम। सेविंग आई 900, 72,000 हमारे पास इनकम थी, तो हमने सिंपल 20 से 20 कैंसिल कर लेना। ये शॉर्टकट टेक्निक होती है कि हम यहाँ 20 से 20 कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? या आप सिंपली 100 के टेबल से काटेंगे। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि हम शॉर्टकट सिखाते हैं बच्चों को। तो 9 और 72 बच गए, तो 9 के टेबल से काटा, 9 1 9 और 9 8 72। अगर आप चाहें तो 3 3 के टेबल से 2 बार काट सकते हैं, राइट। तो नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि समीना स्पेंड्स 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी टू बाय चॉकलेट्स एंड द रेस्ट टू परचेज च्युइंगम। अब हमें कोई फिक्स अमाउंट या कोई रुपीज़ में कोई फिगर नहीं दी हुई, हमें एक रेशो दिया हुआ है कि 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी उसने बाई कर दी समीना ने चॉकलेट ख़रीदने में, और जो बाकी पैसे बचे उसके उसने बाई की च्युइंगम। ठीक है, तो मान लो उसको हम कोई एक वेरिएबल के लेट कर लेते हैं, जैसे हम अननोन को एक्स के लेट करते हैं, तो उसकी पॉकेट मनी एक्स, और उसमें से 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ हर मनी उसने बाई की चॉकलेट उसकी,
और द रेस्ट उसने बाई किया चॉकलेट। तो आगे जाकर हम देखेंगे हम किस तरह इसका रेशो फाइंड करेंगे। फाइंड द रेशो ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन चॉकलेट टू दैट ऑफ ऑन टू दैट स्पेंड ऑन च्युइंगम। ठीक है, तो कितने की उसने जो च्युइंगम और चॉकलेट बाई की, तो हमें रेशो फाइंड करना है चॉकलेट टू च्युइंगम। ठीक है, तो हमें एक फ़र्ज़ी अमाउंट लेना पड़ेगा, उसको हम एक्स लेट कर लेंगे कि उसके पास एक्स पॉकेट मनी है। तो देखते हैं कि लेट किया हमने कि हर पॉकेट मनी क्या है रुपीज़ एक्स है, और उसने चॉकलेट बाई की है 3/4। ठीक है, तो 3/4 कैसे लिखते हैं, 3/4 ऑफ एक्स। तो इसका कितना हो जाएगा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3x/4 की उसने चॉकलेट बाई की। अगर हम उस जो बची हुई अमाउंट में से हम क्या करेंगे, च्युइंगम बाई करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स में से अगर हम पूरी अमाउंट में से उसकी पॉकेट मनी क्या एक्स है, एक्स में से ये माइनस कर दे तो बकाया पैसों में से वो क्या बाय कर लेगी, च्युइंगम बाय कर लेगी। तो आगे जाके देखते हैं हम। अब देखिए हमारे पास रिमेन बाय च्युइंगम क्या हुआ, एक्स में से हमने 3x/4 माइनस कर दे रहा है। तो ये सिंपल हमने रूल फॉलो किया क्रॉस मल्टीप्लाई का, या आप एलसीएम लेके भी इसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी मर्ज़ी है। हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो 4x, 1/4 ज़ा 4 डिवाइड में रहेगा, 1/3 ज़ा 1/3x ज़ा 3x हो गया। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपल। तो 4x में से हमने 3x माइनस किया तो 1x, और 1 हम लिखते नहीं है, x/4 हमारे पास क्या रहेगा, च्युइंगम की रकम रहेगी, अमाउंट रहेगा। अब हमें रेशो तो फाइंड करना है चॉकलेट टू च्युइंगम का। तो ये देखो हमारे पास ये रेशो है या एक अमाउंट है हमारे पास किसका, सॉरी ये अमाउंट है जो पीछे हमने 3x/4 मालूम किया था, वो अमाउंट था, और इसका आया x/4। ठीक है, 3x/4 आ गया चॉकलेट का, x/4 आ गया च्युइंगम का। अब सिंपली आप ये करो, 4 को ख़त्म करने के लिए 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लो, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, यहाँ से ये 4 से ये 4 कैंसिल, ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो गए। यहाँ पर सिंपली बचा 3x और यहाँ पर बचा x। अब हमें x को भी ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, x को डिवाइड कर लेंगे, तो x को x से कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ बचेगा 3 और यहाँ पर 1, तो 3:1 इसका आंसर रहेगा। राइट, तो 6 पे जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो इन 70 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज़ 56 लीटर। अब हमें कुछ 70 लीटर दिया हुआ है मिक्सचर, किसका मिक्सचर दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का। ठीक है, तो दो चीज़ें, तो उसको मिक्सचर कहेंगे, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है 70 लीटर, और प्योर मिल्क जिसमें सिर्फ दूध है, प्योर मिल्क है 56 लीटर। अच्छा, रेशो किसकी फाइंड करनी है, फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर। ठीक है, तो वाटर के लिए हम क्या करेंगे, हम मिक्सचर में से अगर मिल्क को माइनस कर ले तो हमारे पास वाटर की कीमत आ जाएगी, तो हम फाइंड कर पाएंगे मिल्क टू वाटर का रेशो। तो यही काम करे कि जैसे हमने किया था एक्सपेंडिचर और इनकम वाले में, वही काम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो टोटल मिक्सचर हमें 70 लीटर्स गिवन था, मिल्क हमें गिवन था 56 लीटर। तो दोनों की यूनिट सेम है, तो हम मज़ीद प्रोसीजर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहे वाटर कैसे निकलेगा, अगर हम टोटल मिक्सचर में से, ठीक है, एक में हमारे पास दूध और पानी का मिक्सचर है और एक में हमारे पास सिर्फ मिल्क है, अगर इस मिक्सचर में से 56 माइनस किया मिल्क तो हमारे पास 14 लीटर का वाटर आ जाएगा। अब रेशो फाइंड करने को कहा था मिल्क टू वाटर, मिल्क था हमारे पास 56 और वाटर निकला था 14। तो सिंपली हम अगर आप चाहे तो 2 का टेबल से कैंसिल करो, 2 2 ज़ा 4 और 1 के 2 8 16 और 2 7 ज़ा 14। फिर अगेन हमने इसको 7 का टेबल से कैंसिल कर लेना, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो मज़ीद ये इसको कैंसिल नहीं कर सकते, ये हमारा रिमेनिंग जो है रेशो निकल आया। अच्छा, लास्ट में हमारे पास रहता है कि क्वेश्चन नंबर 7, अहमद अर्न 54,000 इन अ मंथ एंड स्पेंड 45,000, फाइंड द रेशो। अब यही वो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 था उसी से रिलेटेड ही है, लेकिन हमें 3 डिफरेंट पार्ट्स में हमें सिर्फ अहमद की अर्निंग यानी इनकम दिए हुए है 1 महीने की, और स्पेंड यानी एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, खर्चा दिया हुआ है। अब हमें डिफरेंट एंगल से इसका रेशो फाइंड करना है। पहला जो पार्ट है हमारे पास इनकम टू एक्सपेंडिचर का है, फिर एक्सपेंडिचर टू सेविंग का है, एंड इनकम टू इज सेविंग है। तो सेविंग पहले मालूम कर लेते हैं। सेविंग मालूम करने के लिए क्या कहा था हमने, एक्सपेंडिचर में से अर्निंग में से एक्सपेंडिचर माइनस कर लेना, तो हमारे पास वो सेविंग आ जाती है। फिर हम मज़ीद जो है पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। यस, देन हमारे पास
अगेन सॉल्व के बाद गिवन दैट अहमद की अर्निंग या इनकम भी कह सकते हो वो है 54,000, एक्सपेंडिचर या स्पेंड किया उसने 45,000। सेविंग कैसे निकालेंगे, 44 में से 45,000 आपने कैंसिल कर लेना, 100 सॉरी 45 एंड 54 में से 4500 कैंसिल किया तो हमारे पास 900 उसकी सेविंग आ गई। ठीक है, राइट, तक फार्मूले के तौर पर भी लिख सकते हो वरना डायरेक्टली आप लिख लो, क्योंकि मैंने डायरेक्टली ही किया है। पहला जो है हमारे पास पार्ट था उसमें रेशो फाइंड करना, इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम आया 5400, एक्सपेंडिचर गिवन था हमारे पास 4500। अगेन 0 से 0 कैंसिल करो, 54 बचा, फिर हमने लास्ट में 9 के टेबल से डायरेक्टली कैंसिल किया तो हमारे पास 9 6 एंड 9 5 ठीक है, तो ये भी आप मज़ीद डिटेल में करना चाहो उतना डिटेल में कर सकते हो। सेकंड पार्ट में इनकम और सेविंग की रेशो फाइंड करनी है, तो 5400 एंड 900 अगेन हमने 100 के टेबल से कैंसिल करना चाहो या 0 से 0 कैंसिल करो, 54 बचा, यहाँ पर 9। ठीक है, 9 के टेबल से काटेंगे, 9 6 54, 9 1 9। लास्ट में हमारे पास एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो फाइंड करना है, तो 4500 हमारे पास एक्सपेंडिचर गिवन है एंड सेविंग हम जो निकाली है वो 900 है। अगेन 20 से 20 कैंसिल, 45 एंड 9, तो अगेन 9 के टेबल से काटेंगे, 9 5 एंड 9 1 9। तो यहाँ पर आगे हमारे पास क्वेश्चन ऑल टू ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हुए एक्सरसाइज 6A के। नेक्स्ट में हम 6B स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। 6B पेज नंबर 93 है, काउंटडाउन मैथ्स है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।